नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी जेई का जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमको फॉर्म को भरना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी आरआरबी में प्रीवियसली जो भी नोटिफिकेशन आए हैं, चाहे वो एलपी का हो या टेक्नीशियन का हो सकता है उसमें उन लोगों ने फॉर्म को ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग रहने वाला है। और जो भी बच्चे एकदम नए हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहली बार इस बार रेलवे के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग रहने वाला है। तो जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए प्रोसेस थोड़ा सा 2 स्टेप बाद स्टार्ट होगा। जो एकदम फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए 2 स्टेप एक्स्ट्रा रहेगा। तो पहले फ्रेश कैंडिडेट वाला जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन सभी के लिए कि क्या प्रोसेस करना है, फॉलो करना है, कैसे हमको फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या स्टेप रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये वीडियो योगेश सर करने वाले थे, बट किसी रीजन की वजह से उनके पास में समय अवेलेबल नहीं हो पाया, तो ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मालूम है जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो सीधे सीधे वो लिंक ओपन करना है। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। सीधे सीधे गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है आरआरबी अप्लाई। जैसे आप सर्च करोगे आरआरबी अप्लाई, आपको ऊपर एक वेबसाइट मिल जाएगी rrbapply.gov.in। बस इस लिंक को क्लिक कर देना है, यह आपका लिंक ओपन हो जाएगा। अब जैसे मैंने कि वो लिंक को एक बार और ओपन कर रखा था, इसलिए मेरे लिए ओपन नहीं हो रहा है। तो मतलब इसमें एक सिंपल सा रूल है कि अगर आपने एक ही टैब में ये वाला लिंक ओपन होगा, मल्टीपल टैब में ओपन नहीं होगा। तो जैसे ही आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई का। अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। जो लोग पहले से फॉर्म भर चुके होंगे उनका ऑलरेडी एक अकाउंट होगा। आपको क्या करना है, उसी अकाउंट से लॉग इन करना है, नया अकाउंट नहीं बनाना है दोबारा। एक ही अकाउंट बनाना है, उसी अकाउंट से बार बार अलग अलग फॉर्म भरते रहने हैं। अगर जो बच्चा नया है उसके लिए मैं पहले स्टेप बता देता हूं। आपको क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे आपके पास में ये एक इंफॉर्मेशन आएगा, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CEN 01/2024 या CEN 02/2024 टेक्नीशियन या RPF CEN RPF 01/2024। मतलब अगर किसी के लिए भी आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो आपको उसी अकाउंट की आईडी से, पासवर्ड से लॉगिन करके ये फॉर्म को भी फिलअप करना है। अगर नहीं बना रखा है तो ये आपका नया अकाउंट क्रिएट करना है, आपको ओके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कई सारा ऑप्शन आपसे पूछेगा। आपकी नेशनलिटी क्या है, अगर आप इंडियन हो तो आप इंडियन सेलेक्ट करोगे, नेपाली हो तो नेपाल, भूटान हो तो भूटान, तिब्बत हो, और बाकी सारा ये ऑप्शन है। जनरली सभी बच्चे इंडिया से बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ बच्चे बाहर से होंगे, तो अपनी कंट्री के हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे उनका नाम फुल पूरा नाम दोबारा टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ सेम चीज आप 2 बार भरना होगा। नाम 2 बार भरना है, डेट ऑफ बर्थ 2 बार भरना है, जेंडर 2 बार भरना है, फादर का नाम 2 बार भरना है, मदर का नाम 2 बार भरना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करोगे तो आपके पास में OTP आएगा, उस OTP से वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है जनरेट OTP करके। जब आप ईमेल एड्रेस डाल दोगे तो यहाँ पे लिखा है जनरल ईमेल OTP, क्लिक करोगे ईमेल पे एक OTP जाएगा, यहाँ पे डालोगे OTP, ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर में फिर आप जनरेट OTP करोगे, OTP डालोगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। पासवर्ड क्रिएट करोगे, यहाँ पे पासवर्ड डालोगे, फिर से वापस यहाँ पे पासवर्ड डालोगे, 2 बार पासवर्ड डालोगे। इसके बाद में नीचे ये कैप्चा दिया रहेगा, नंबर 4 नंबर यहाँ पे एंटर करोगे। उसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपके मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेल पे वापस जाओगे, वहां पे उसको क्लिक करोगे, आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। आईडी की जगह मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रहेगा, और पासवर्ड की जगह जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड रहेगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका अकाउंट बन गया तो क्या प्रोसेस करना है। अब आपको क्या करना है, वही सेम आरआरबी अप्लाई की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे अब ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे इस तरीके से साइन इन का ऑप्शन आएगा। आपको ऊपर मोबाइल नंबर डालना है, नीचे जो आपने पासवर्ड बनाया है वो डालना है, और फिर से कैप्चा आएगा 5387, मैंने डाल दिया इस तरीके से। अब मैंने लॉगिन कर लिया। अब जैसे मैं लॉगिन करूंगा यहाँ पे ये 3 ऑप्शन हो सकता है, जिसने पहले से फॉर्म भर रखा होगा ALP का, तो वहाँ पे ALP का जोन चेंज का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, बट अगर नहीं भरा है तो ये आपको कम से कम 3 ऑप्शन दिखेंगे। इसमें जो आपको फॉर्म फिल करना है वो यहाँ पे आएगा। वैसे एक जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एक बार आप रीड कर लेंगे। जो भी जेई का फॉर्म भरने जा रहे हैं उसको आप लोग को क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है, जेई का जो नोटिस आया है, यहाँ पे आप पूरा का पूरा नोटिस देख सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है, यही सेम नोटिस है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करके
लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट पूरा का पूरा रीड करना चाहिए हर बच्चे को, हर कैंडिडेट को, क्योंकि बिना वजह कोई ये लोग डेटा नहीं देंगे, बहुत समय लगता है बनाने में और हर डेटा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लोग इतना सारा डेटा लिख के देते हैं। इतना डेटा लिखने के बाद भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बच जाता है जो बच्चों को नहीं मालूम चलता, वो लोग फिर आरटीआई लगाते हैं, फिर बहुत सारा आंसर आरटीआई से आता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस नोटिफिकेशन को आपको रीड करना चाहिए। इसके बगल में एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, ये भी जो कैंडिडेट पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कर लेना। जैसे इसमें वो लोग एलिजिबल नहीं है जिनका अभी फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है, सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ रखा है, बाकी सारे लोग एलिजिबल नहीं। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि सिर्फ आपको एक जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल जोन से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीपल जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कोर बता दिया है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जोन सेलेक्ट करना है कि किस जोन से फॉर्म भरना है। अब ये कैसे मालूम चलेगा सर किस जोन से फॉर्म भरना है? इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है, चैनल पे है, किस जोन से फॉर्म भरें, इसी नाम से थंबनेल बना हुआ है। और उसमें क्या है, कैटेगरी वाइज, अगर चाहिए तो मैं आपको डेटा दिखा देता हूं कि हमारे पास में वो डेटा भी ऑलरेडी मेरे पास में पड़ा हुआ है कि किस जोन में किस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो आरआरबी जेई का ब्रांच वाइज, जैसे मैकेनिकल के लिए कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं, ये सारा का सारा हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है। जैसे ये मैकेनिकल के लिए हर कैटेगरी वाइज कि यूआर कैटेगरी से कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए यूआर कैटेगरी से मुंबई में है, फिर कोलकाता में है, फिर चेन्नई में है, फिर भोपाल में है। ये एक ऑलरेडी सर ने वीडियो कर रखा है, तो उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, वापिस चलते हैं अपने पॉइंट पे जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉर्म फिलअप का प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, जोन सेलेक्ट करना है। मैं अभी के लिए फिलहाल गोरखपुर जोन सेलेक्ट कर रहा हूं। गोरखपुर जोन में इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेशली दो अलग से वैकेंसी आई हुई है, एक केमिकल सुपरवाइजर की, एक मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की, तो उन दोनों लोगों का भी काम आसानी से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड, डिबार्ड का मतलब मैं किसी आरआरबी से बाहर नहीं निकाला गया हूं, इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये क्या करेगा, जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करते समय डेटा दिया होगा वो सारा का सारा डेटा, जैसे नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे उठा लेगा। इसके बाद में कुछ एडिशनल डिटेल यहाँ पे मांगेगा, जैसे आपकी कम्युनिटी डिटेल क्या है, आप किस कैटेगरी से आते हो, यूआर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा फॉर्म भर रखा है ताकि जो समय है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस समझाने में वो कम से कम लगे। ठीक है, इसके बाद में आपको वापस यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, प्रेजेंट एड्रेस भी फिल करना है, परमानेंट एड्रेस भी फिल करना है। जिसके दोनों अलग अलग हैं दोनों अलग अलग फिल करिएगा, जिसके दोनों सेम है सेम फिल करिएगा। नीचे ऑप्शन दिया रहेगा टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर किसी का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको सिर्फ प्रेजेंट एड्रेस डालना है और नीचे टिक कर देना है, दूसरा वाला अपने आप फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, सेव करते रहना है। जो भी आप फॉर्म फिल करोगे उसको सेव करते रहोगे ताकि डेटा आपका सेव होता रहे। सेव करके फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे मैंने सेव कर रखा है तो मेरा सारा का सारा डेटा वापस जब मैं दोबारा फिर से लॉगिन करूंगा तो सारा का सारा डेटा मुझे दोबारा दिखेगा, मुझे दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो टोटल 5 ऑप्शन है। एक पर्सनल डिटेल का ऑप्शन है, ये देखो एक पर्सनल डिटेल का ऑप्शन है, फिर एक अदर डिटेल का ऑप्शन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अपलोड डॉक्यूमेंट है और प्रेफरेंस है। और प्रेफरेंस के बाद में प्रीव्यू करना है कि आपका जो फॉर्म भरा गया है वो कैसा है। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। यही हमको पांचों के पांचों इंफॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल में आपका नाम हो गया, प्रोफाइल मतलब मम्मी का नाम, पापा का नाम, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एड्रेस, ये डेटा फिल कर लेना है। इसके बाद में जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अदर डिटेल। अदर डिटेल में जैसे इस तरीके का इंफॉर्मेशन मांगेगा, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो हाँ, और उसके बाद में और भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ यस, तो मेरे लिए और भी इंफॉर्मेशन, वो किस आर्मी से या कहाँ से बिलोंग करते हैं वो सारा डेटा मांगेगा। अब मैं अगर एक्स सर्विसमैन से नहीं हूँ, मैंने नो कर दिया। इसी तरीके से कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस करोगे तो फिर से उसका डेटा मांगेगा। मेरे में नहीं है, मैंने नो कर दिया। जिसका होगा उसको मालूम रहेगा कि क्या डेटा फिल करना रहता है। ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यस करना है तो यस कर देंगे, डेटा फिल कर देंगे। नो है तो नो कर देंगे। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर कोई रेलवे में काम कर रहा है तो वो यस करके अपना डेटा फिल करेगा, अगर नो है तो नो कर देगा। करंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे, मतलब ये सारा डिटेल में डिपेंड करता है कि जो आप हो
अगर हो तो यस करके डेटा फिल करना है, नहीं हो तो नो कर देना, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। नीचे एक आपका अकाउंट नंबर वगैरह का डिटेल मांगेगा, मैंने अकाउंट नंबर फिल कर रखा है, किसी को पैसा डालना है तो डाल सकता है, मना नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल रखा है, ऐसे आपको अकाउंट नंबर डालना है। ये कह रहे हैं कि ये अकाउंट नंबर सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए चाहिए, आपको पैसा रिफंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ से भी सेव करके क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगा। इसमें 2 क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, एक तो आपका हाई स्कूल डेटा फिल होना चाहिए और दूसरा आपका जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, जो आपने बीटेक कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है, वो आपको फिल करना है। जैसे अगर मान लो किसी को करना है तो यहाँ पे एक देखो ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आपका ऐड का ऑप्शन आएगा जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक होगा, यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले ऐड पे क्लिक करोगे तो आप हाई स्कूल का डेटा फिल करोगे। जैसे हाई स्कूल का डेटा फिल करने में आपसे क्या क्या डेटा मांगेगा, ये मैंने एडिट पे क्लिक किया, जो डेटा आ रहा है वही डेटा आपको ऐड करने पे मांगेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, मैंने सेलेक्ट कर रखा है मैट्रिकुलेशन SSLC, आपको भी सेलेक्ट करने का आएगा, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। किस स्टेट से आपने ये हाई स्कूल का या 10th का एग्जाम दे रखा है वो आपको फिल करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है वो आपको फिल करना है, बोर्ड कौन सा लगता है वो आपको फिल करना है। डेट ऑफ पासिंग, इसमें ईयर ऑफ पासिंग नहीं पूछा गया है, खतरनाक चीज है कि डेट ऑफ पासिंग पूछा गया, तो बहुत सारे बच्चों को उनका डेट ऑफ पासिंग नहीं मालूम रहता। अगर किसी को अपना हाई स्कूल या इंटर का डेट ऑफ पासिंग नहीं मालूम है तो बड़ा सिंपल है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना। जैसे अगर आप देखो मेरा 2004 का है, मेरे को पासिंग डेट नहीं मालूम था, तो मैंने गूगल पे सर्च किया यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2004 रिजल्ट डेट। जैसे मैंने रिजल्ट डेट टाइप किया, वहां पे डेट ऑटोमेटिक, गूगल आजकल इतना एडवांस हो गया कि सारा डेटा उसके पास में रहता है, उसने सीधे सीधे लिख के दे दिया कि 7 जून को 2004 का हाई स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। तो सोचो 2004 का अगर मैंने रिजल्ट निकाल लिया तो आप तो इसके बाद ही में आपने दिया होगा, आप भी बड़े आसानी से निकाल सकते हो। रोल नंबर वगैरह आपके मार्कशीट में होगा, आप वहां से डाल सकते हो। फिर से वही करोगे, सेव करोगे और अब इसको अपडेट कर दोगे, मतलब वहां पे ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड कर दोगे। इसी तरीके से जैसे फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा ऐड करने का, जो मैंने बताया, फिर से ऐड पे क्लिक करोगे, आपको ऑप्शन आएगा आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन का, उसमें डालोगे डिग्री इन इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आप डालोगे। उसके बाद में डिसिप्लिन पूछेगा, आप किससे डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, तो आपको अपना सेलेक्ट करना है। अब देखो मैं यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है इसलिए मैं केमिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका मैकेनिकल है तो आप मैकेनिकल सेलेक्ट करोगे, सिविल है तो सिविल सेलेक्ट करोगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करोगे। जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं वो आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद में सब स्ट्रीम अगर कोई है तो उसको आप सेलेक्ट कर लोगे, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर किसी का है तो सेलेक्ट करेगा, नहीं है तो स्किप कर सकता है। सब्जेक्ट डिटेल अगर है तो आपको सेलेक्ट करना है, नहीं है तो छोड़ देना है। ये मेरे में सब्जेक्ट डिटेल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने केमिकल सेलेक्ट कर रखा है, अगर मैं इसको सिविल कर दूंगा तो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन हट जाएगा, सब स्ट्रीम आएगा, सेलेक्ट करना है तो करना है, नहीं करना है तो आप छोड़ दो। वो केमिकल से था इसीलिए वो ऑप्शन आ रहा था, तो डिपेंड करता है आपका कौन सा ब्रांच है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन आएंगे और अपने ऑप्शन को आपको फिल करना है। मैं वापस केमिकल करता हूं ताकि उन बच्चों को भी फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आइडिया लग जाए जो लोग गोरखपुर से भरने वाले, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जी सुपरवाइजर के लिए। फिर यहां से ऑप्शन आएगा, जैसे मेरा है पेंट एंड कोरोजन से, मैंने पेंट टेक्नोलॉजी से बीटेक कर रखा है तो मैंने पेंट सेलेक्ट कर लिया है और इस तरीके से मैंने फिल कर दिया। अब आगे नीचे वही है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, मैंने HBTI से बीटेक कर रखा है तो मैंने अपने कॉलेज का नाम डाल दिया। अब फिलहाल वो यूनिवर्सिटी हो गया है बट फिर भी मैंने अपने कॉलेज का नाम डाल दिया। डेट ऑफ पासिंग, बीटेक के रिजल्ट में डेट लिखी रहती है कि किस डेट पे आप पास हो, फाइनल रिजल्ट जो होगा उसमें लिखा होगा, आप वहां से देख के डेट डाल सकते हो। अब जो लोग भी केमिकल सुपरवाइजर या मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के लिए फॉर्म भर रहे होंगे उनके लिए कंप्यूटर लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। यस करोगे तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नो करोगे तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो यस करना है। जो बाकी स्ट्रीम वाले होंगे उनको भी अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने अगर सपोज करो सिविल इंजीनियरिंग चूज कर लिया तो सारा डेटा मैंने वही का वही रखा। अब देखो नीचे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो सारा ऑप्शन हट गया, कंप्यूटर है नहीं है वो नहीं सेलेक्ट करना है, तो सिर्फ केमिकल वालों को वो ऑप्शन आएगा, बाकी मैकेनिकल सिविल वालों को वो ऑप्शन नहीं आएगा। इसको अपडेट कर दिया, मतलब आपको ऐड कर देना। अब देखो ये मेरा क्वालिफिकेशन क्या हो गया, ऐड हो गया। 2 क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, एक मैट्रिकुलेशन जो आपका डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेगा, एक डिग्री का जो आपको क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करेगा। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। अगर और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो क्या आएगा, अब आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें मेन रहता है फोटो और सिग्नेचर। ज्यादातर बच्चों का जो फॉर्म रिजेक्ट होता है वो इसी 2 चीजों की वजह से होता है, उनका फोटो और सिग्नेचर सही नहीं होता। हर बार फोटो और सिग्नेचर के लिए नोटिस आता ही आता है, तो आप ऐसी गलती ना करें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। इस चीज को बहुत ध्यान से समझें। यहां पे आपको ध्यान रखना है 2 चीजों का। 2 चीजों में आप फोटो अपलोड कर सकते हैं।
एक तो एमएम में अपलोड कर सकते हैं, दूसरा पिक्सल में अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को एमएम और पिक्सल का डिफरेंस नहीं मालूम होगा, तो आपको मालूम करने की नीड नहीं, मैं दोनों बता दूंगा कैसे हो जाएगा। पिक्सल वाला ज़्यादा आसान है आज की दुनिया में, क्योंकि हर जो भी डिवाइसेस है आपके पास में वो सब पिक्सल में फोटो लेते हैं। तो आप पिक्सल वाले के हिसाब से समझिए। ये जो एमएम वाला है, जो लोग पहले फोटोग्राफी कोरल ड्रा वगैरह पे काम करते थे वो लोग एमएम में काम करते थे, तो उनके लिए है। लेकिन जो अभी एडवांस जनरेशन है वो पिक्सल पे काम करते हैं, तो मैं पिक्सल पे बारे में बात करूंगा। यहाँ पे जो पिक्सल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। जो भी फोटो होती है दो तरीके से होती है, एक ऊंचाई होती है और एक विड्थ होती है। तो जो जनरल स्टैंडर्ड होता है वो होता है विड्थ इनटू हाइट। तो ये जो हमारी फोटो है ये 240 बाई 320 का फोटो है, लेकिन इन्होंने लिख रखा है 320 बाई 240 का। तो कोई बात नहीं, इन्होंने 320 बाई 240 का लिख रखा है, लेकिन आप अगर इसको गूगल पे या कहीं पे डालोगे और 320 बाई 240 का बनाओगे तो आपका लंबाई 320 दे देगा और ऊंचाई 240 दे देगा। तो आपको क्या करना है, ऊंचाई को 320 रखना है और लंबाई को 240 रखना है, ठीक है। तभी आपका फोटो अपलोड होगा, वरना फोटो आपका अपलोड नहीं होगा। अगर किसी को ये रीसाइज करना नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं प्रोसेस बता देता हूं कैसे आप रीसाइज कर सकते हो। आप एक जनरल व्हाइट बैकग्राउंड या प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, और कोशिश करना कि व्हाइट बैकग्राउंड है और कोई कलरफुल टी शर्ट रहे, सिंपल सा। दोनों कान दिखने चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, हैट नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन ऐसे खड़े हो जाओ। कंधे दिखने चाहिए, दोनों कान दिखना चाहिए, सर दिखना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए जैसे मेरे फोटो में दिख रहा है। बाकी सारा कुछ दिखे चाहे ना दिखे। आप एक फोटो खींच लो, अब वो फोटो किसी भी पिक्सल का, उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करो, गूगल पे सर्च करो इमेज रिसाइज और डाल दो 240 बाई 320। नहीं डालोगे तो भी ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। यहाँ पे देखो एक इमेज रिसाइजर ऑनलाइन आ जाएगा, आप इसको ओपन कर लो। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे दो रहेगा आपको, एक 240 बाई 320 रहेगा, एक 320 बाई 240 रहेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 320 बाई 240 सेलेक्ट हो गया। आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ये वाला सेलेक्ट नहीं करना है। आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, आपको ये वाला सेलेक्ट करना है 240 बाई 320। अब यहां पे लिख के भी आ रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे तो लिख के आ रहा है 240 इन विड्थ 320 पिक्सल इन हाइट। वहां पे भी यही लिखा हुआ था कि आपको जो हाइट होनी चाहिए वो 320 होनी चाहिए और जो विड्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए। तो बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। करना कुछ नहीं है, आपको एक फाइल यहां से सीधे सीधे जो भी आपने फोटो खींच रखी है वो आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मेरी मेरा एक थंबनेल है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैं दिखा रहा हूं कैसे इससे मैं अपनी फोटो निकाल सकता हूं। मुझे क्या करना है कि अपना फोटो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इमेज ऐसे रिसाइजर रहेगा, इसको इस तरीके से देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप भी अपना ऐसे सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना। देखो ऑटोमेटिक क्या है, इसने इसको 240 बाई 320 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लोगे, इमेज डाउनलोड हो जाएगी, वापस इसको यूज कर लो, बस कहानी खत्म। और भी रिसाइजर होते हैं, आप पेंट से भी इसको रिसाइज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से जो आपका सिग्नेचर है, ऊंचाई जो है वो 60 है, हाइट जो है वो 60 है, विड्थ जो है वो 140 है। इसी हिसाब से इसको भी रिसाइज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप इसको अपलोड कर लोगे, यहाँ पे अपलोड कर लोगे, फिर ऑप्शन आएगा सेव। सेव करते रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आ गया फाइनल प्रेफरेंस का ऑप्शन। अब जैसे मैंने गोरखपुर सेलेक्ट किया है तो गोरखपुर में मेरे लिए 2 वैकेंसी है। एक तो केमिकल सुपरवाइजर की है ही, साथ में एक डीएमएस की वैकेंसी फ्री में मिलती है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईटी हो, सीएस हो, केमिकल हो, तो ये जो डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट है ये बाय डिफॉल्ट सभी ब्रांच के लिए एलिजिबल है। तो आप इसके लिए भी ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाओगे, जो भी जोन सेलेक्ट किया है अगर वहां पे वैकेंसी है तो। अब इसमें आपसे प्रेफरेंस पूछेगा कि आपको कौन सा पोस्ट पहले चाहिए, तो मैंने डाल दिया केमिकल सुपरवाइजर की प्रेफरेंस मेरे को पहले है। मैंने उस पर प्लस किया तो आप देखोगे दाएं तरफ ये चला गया, यहाँ पे ये मेरा पहला प्रेफरेंस हो गया। अगर मान लो कोई बहुत सारे बच्चे प्रेफरेंस का मतलब को समझते नहीं, वो क्या कहते हैं, सर ये मेरा प्रेफरेंस है पहला, ये दूसरा, पहला मैंने सेलेक्ट कर दिया, दूसरा मैंने छोड़ दिया। दूसरा छोड़ दिया मतलब अब आपको ये पोस्ट पर नौकरी ही नहीं मिलेगी, सीट खाली चली जाएगी लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर इस पर नौकरी चाहिए, अगर मान लो आपको इसमें मिले तो ठीक, ना मिले तो ये वाली तो चाहिए ना, तो आपको ये भी सेलेक्ट कर लेना है। अब क्या है कि पहले आपको पहले वाले नौकरी के हिसाब से देखा जाएगा, इसमें सीट खाली है, आपकी रैंक अच्छी है तो नौकरी मिल जाएगी, सीट नहीं खाली है तो आपको इस सीट के लिए देखा जाएगा, ठीक है। जो भी जैसे मान लो कोई मैकेनिकल का है तो अभी मैं वापस मैकेनिकल के लिए भी करके दिखाऊंगा और इसमें कई सारे प्रेफरेंस भी आ रहे होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आ जाओगे तो आपको ऑप्शन आएगा टिक करने का, आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर एंड पोस्ट प्रेफरेंस, सब कुछ चेक कर लिया है। सेलेक्ट एलिजिबिलिटी एग्जाम ग्रुप, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी आएगी कि किस एग्जाम ग्रुप से हो। आपके नोटिस में बहुत सारे एग्जाम ग्रुप दे रखे हैं, देखो मैं दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे ये सारे एग्जाम ग्रुप ऑलरेडी दे रखे हैं। जैसे जो पहला कॉलम है ये है केमिकल टेक्नोलॉजी का, फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का,
फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और सामने ये पोस्ट कैटेगरी और क्या पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट में, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। ये जो राइट साइड में है ये पोस्ट ग्रुप है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। मेरा जो है वो केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कह रहा है भाई देख लो एक बार आपने जो सेलेक्ट किया वो सही है कि नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, मैं एग्री करता हूँ, सही है। यहाँ पे आपको टिक कर देना है, यहाँ पे आपको प्लेस डाल देना है। जैसे मेरा प्लेस है कानपुर, तो मैंने कानपुर लिख दिया। जो भी आपकी सिटी आप डाल सकते हो। आपको क्या करना है, सबमिट करने से पहले एक ऑप्शन आएगा प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये आपका फॉर्म जो भी है वो जो भी आपने भर रखा है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको इसको क्या करना है, अच्छे से एक बार वापस चेक कर लेना है कि हाँ नाम सही है, मम्मी का नाम सही है, पापा का नाम सही है, जेंडर सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, हाई स्कूल का रोल नंबर सही है, ईयर सही है, पासिंग डेट सही है, जो कट मार्क है या जो भी आपने डाल रखा है आइडेंटिफिकेशन मार्क वो सही है, एड्रेस सही है, जो आपने 10th का डेटा डाल रखा है वो सही है, जो बीटेक का या डिप्लोमा का डेटा डाल रखा है वो सही है, जो आपने बैंक की डिटेल डाल रखी है वो सही है। बाकी आगे का डेटा इसी तरीके से चेक कर लोगे। अब लास्ट में ऑप्शन आएगा आई हैव रीचेक द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। जब आप यहाँ पे रीचेक करके सबमिट कर दोगे, जैसे आप सबमिट करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी मैं सबमिट नहीं करने जा रहा हूं, अभी मैं वापस एडिट करने जा रहा हूं। जैसे अभी मैं बताने जा रहा हूं कि अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो वो कैसे करेगा। मैं वापस अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जाता हूं। अब जो मैंने केमिकल सेलेक्ट कर रखा था मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं मैकेनिकल में। मैं कर सकता हूं क्योंकि अभी ये कोई डेटा नहीं मांग रहे हैं। जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये सारा डेटा वेरीफाई करेंगे। अभी हमको क्या करना है, छोड़ दे रहे हैं। अब पेंट टेक्नोलॉजी मैंने अभी भी डाल रखा है, आप डाल सकते हो। सारा डेटा मैंने वही का वही रखा है, मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको अपडेट किया, मेरी पोस्ट जो वहां पे है वो सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। देखो कैसे अपडेट हो जाती हैं। मैं वहां पे फाइनल चल रहा हूं अपने पोस्ट प्रेफरेंस पे, बाकी ये डेटा सेम का सेम रहेगा। अब जो हमारा यहाँ पे है वो देखो अलग से आ जाएगा। अब देखो जो मैकेनिकल वाले हैं वो टोटल 17 पोस्ट पे एलिजिबल हैं। 17 पोस्ट में आपको अब पोस्ट प्रेफरेंस चूज करनी पड़ेगी कि कौन से पोस्ट के लिए आपको पहले जाना है। अब उसके लिए आपको क्या है कि यहां पे सारा डेटा दिया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं मैकेनिकल वाले, तो मैं आपको दिखाता हूं मैकेनिकल वाले 17 पोस्ट पे कैसे एलिजिबल हैं। मैंने जो अभी डेटा थोड़ी देर पहले दिखाया था उसमें भी ये 17 की जो 17 कैटेगरी है, ये आप देख रहे हो ना, कैटेगरी नंबर 1 2 3 4, तो 3 से स्टार्ट हो गए, 3 से लेके यहां तक 8 तक, ये आप मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं। फिर इसके बाद सिविल का है, फिर नीचे जाओगे तो फिर से वापस मैकेनिकल का है, 15 से 16 17 18 19 20, फिर यहां तक जाओगे 21 तक ये सब मैकेनिकल वाला है। फिर आपका सीएमए वाला है, फिर वापस नीचे जाओगे तो यहाँ पे फिर से मैकेनिकल वाले हैं 24 25 26, नीचे नहीं 25 तक, फिर नीचे इलेक्ट्रिकल है। सबसे ज्यादा जो एलिजिबल पोस्ट हैं वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, वो लोग टोटल 23 पोस्ट पे एलिजिबल हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपना एक एक करके सारा पोस्ट प्रेफरेंस डाल देना है। अब जैसे आरडीएसओ में जूनियर इंजीनियर बनना है, इसको सेलेक्ट कर लिया। जो भी आपको चाहिए पहले आप वो इस तरीके से फिल कर लेना। ध्यान रखना है कि आपको सारा फिल करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। आपको नौकरी चाहिए नहीं चाहिए आप फिल कर लो, बाद में डिसाइड कर लेना। भाई मान लो आपको नौकरी मिल रही है, अगर आपको नहीं चाहिए तो उस समय फाइनल समय पे छोड़ देना, तो जो आपके नीचे वाला होगा उसको जॉब मिल जाएगी, वहां पे भी फाइनल ऑप्शन रहेगा। तो मैंने सारे के सारे डेटा ऐसे भर दिए। ये क्या है, सारी की सारी पोस्ट प्रेफरेंस हो गई। तो इसीलिए वहां पे जो अपने पास में पोस्टें हैं बहुत सारी हैं। मैकेनिकल वाले बहुत सारे पोस्ट पे एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी बहुत सारे पोस्ट पे एलिजिबल है। तो अपने सारे पोस्टों को पोस्ट प्रेफरेंस डाल के फाइनली उसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था, फिर से यहाँ पे सेलेक्ट एग्जाम ग्रुप का ऑप्शन आएगा, पहले इसको टिक कर लो तभी आएगा। सेलेक्ट एग्जाम ग्रुप पे टिक करोगे तो फिर से आप देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। ये इसीलिए आ रहा है ताकि आपको मालूम चले कि हाँ मैकेनिकल वालों के लिए ही आपने सेलेक्ट कर रखा है। फिर से यहाँ पे वही आप डेटा डालोगे, प्रीव्यू एप्लीकेशन करोगे और सबमिट कर दोगे। ये आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है जो कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये भी बताया है, फॉर्म को कैसे फिल करना है ये भी बताया है, कैसे जोन को प्रेफरेंस डालना है ये भी बताया है। और मैंने बोला है बात आपको क्या याद रखनी है, फोटो और सिग्नेचर पे जितने भी पॉइंटर लिखे हुए हैं, मैं वापस दिखाता हूं, यहां पे जितने भी पॉइंटर लिखे हुए हैं सारे पॉइंट को ध्यान से रीड करोगे। इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि आपका जो फोटो होना चाहिए वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंट का कलर फोटो होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए। देखो साफ साफ लिखा हुआ है व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 6 मंथ होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने नीचे देखो लिखा हुआ है फेशियल फीचर शुड बी क्लियर, नॉट बी कवर्ड बाय एनी आइटम सच दैट मास्क, हेयर, हेड, क्लोथ, शैडो, ज्वेलरी एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेन फीचर ऑफ फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड बाय हेयर और हेड, पता चले किसी का बाल हो उससे ढका नहीं होना चाहिए।
देखो इसमें लिखा हुआ, इन केस द कैंडिडेट वियर ग्लासेस देन द फोटोग्राफ शुड नॉट हैव एनी ग्लेयर रिफ्लेक्शन और ग्लासेस एंड द आई शुड बी क्लियरली विजिबल। कई बार जब हम ग्लासेस लगाते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन आ जाता है, ग्लेयर आ जाती है, चमक आ जाती है, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश करना है चश्मा हटा के ही फोटो लेना, एकदम सिंपल सी बात है आपका, ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसीलिए सिग्नेचर के लिए सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप सारी की सारी बात समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी किसी को कुछ प्रॉब्लम रह जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये हमारा प्रॉब्लम रह गया है, उससे रिलेटेड भी मैं क्या करूंगा, वीडियो बना दूंगा। जैसे अगर किसी को फोटो से रिलेटेड कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिटेल में एक अलग से फोटो कैसे रीसाइज करें, इस पर भी हम लोग एक वीडियो कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।